अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे आज के भी इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कल एक अहम इजलास हुआ है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सियासी शख्सियात और इसके साथ साथ अस्करी क़यादत ने भी इस अहम इजलास में शिरकत की है। मुल्क की जो हालिया सूरत हाल है उसके ऊपर बात की गई है, वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ़ किया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से। और इस वक्त जो मुल्क को एक अजीब सी सूरत हाल जो दरपेश है उस हवाले से हुकूमत ने और रियासत ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है और उस पर अमल दरामद करने के लिए लाहे अमल को भी तश्कील दे दिया गया है। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कलअदम जमात की जानिब से जो एक एहतजाज और मुजाहरे जो किए जा रहे हैं वो बाज़िद हैं। हुकूमत बार बार ये कह चुकी है कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर कलअदम जमात की जानिब से ये ज़िद की जा रही है, वो इस मुतालबे के ऊपर बाज़िद हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में आना है और जो मुतालबात वो कह रहे हैं कि हमने जो हुकूमत के सामने रखे थे उन पर अमल दरामद किया जाए। जबकि हम अगर हुकूमती साइड का मौक़िफ़ अगर ये रखें कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल एक मुख्तसर वक्त में, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम तमाम मुतालबात को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम बात की भी हमने की है और मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, मगर कुछ अनासर की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो बाज़िद हैं कि वो इस्लामाबाद ही आएँगे। जबकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाहिरीन अगर इस्लामाबाद आ जाते हैं तो पहले से ही पाकिस्तान जो है वो इन तमाम सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। महंगाई का अंसर बहुत नुमाया है, तमाम कारोबार बंद है, सड़कें बंद हैं, सड़कें वीरान हैं, तालीमी इदारे बंद हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर एक जमात को इजाज़त दे दी जाती है, वो भी कलअदम जमात को, जो कि इस हुकूमत ने अपने क़वानीन के मुताबिक जो है उसको कलअदम करार दिया हुआ है, और अगर वो एहतजाज करते हैं और फैज़ाबाद आ जाते हैं तो पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। और इसके साथ हम बात करेंगे हुकूमत ने ही आज जो अहम जो फैसले किए हैं उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का भी आज कौम से खिताब जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी इन तमाम सूरत हाल के ऊपर कौम को एतमाद में लेंगे। क्या सूरत हाल है, हुकूमत क्या पॉलिसी इनसे मुतल्लिक जो है वो वाज़े रख सकती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से भी कि मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई का एक अंसर है बहुत नुमाया होता जा रहा है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब देती जा रही है। इससे पहले हमने ये देखा कि हुकूमत अपने तई बारहा ये कोशिश कर चुकी कि किसी न किसी तरह आवाम को जो है वो रिलीफ़ दिया जा सके। हमने ये देखा कि हुकूमत की माशी टीम की जानिब से टारगेटेड सब्सिडी जैसे ऐलानात भी होते हैं। अब इन ऐलानात में कितनी सदाकत है, कितने ये अमली मैदान में उतर सकते हैं, ये अभी देखना होगा, क्योंकि अभी तक फ़कत ऐलान ही हुआ है। आवाम को ये टारगेटेड सब्सिडी है उससे वो मुस्तफ़ीद या फैज़याब नहीं हो सकी है। इसका क्या तरीक़ाकार होगा, हुकूमत कैसे करेगी, जबकि हुकूमत फ़िलहाल तो ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए ही तमाम जो कार्ड्स हैं उनका अजरा किया जाएगा, जितने भी जो ख़ानदान है उनका रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा और उस हवाले से एक मुनज़्ज़म सूरत में एक कार्ड तश्कील दिया जाएगा और मुतल्लक़ा अफ़राद जो ज़रूरतमंद अफ़राद होंगे उन तक टारगेटेड सब्सिडी पहुँचाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक की भी कल एक अहम एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें मुल्क पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई के जो खदशात हैं, बढ़ने के जो खदशात हैं उसको ज़ाहिर किया गया है। वर्ल्ड बैंक के हवाले से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के दरपेश जो मसाइल हैं, और बिलखसूस अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की, तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद भी पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आए रोज़ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमारे जो जवान हैं, सिक्योरिटी इदारों के जवान हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो किसी न किसी तरह से इस्तेमाल हो रही है हमारे मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अफ़गान तालिबान बारहा इस चीज़ का यकीन दिला चुके हैं कि वो अपनी सरज़मीन को मुल्क पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर उसके बावजूद हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात जो हैं वो होते हुए, रिपोर्ट होते हुए हमारे सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी बारहा जो है ये मुतालबा कर चुका है, दफ्तर ख़ारजा अफ़गानिस्तान से मुतालबा कर चुका है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी जो सरज़मीन है वो मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अब तक जितनी भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ही हो रही हैं, जहाँ पर हमारे जो अफवाज हैं, हमारे जो जवान हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक अहम मज़ीद अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ ही एक और पेशरफ़ भी हमारे सामने आई है कि जो अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो तैनात किए हैं अपने नुमाइंदे जो हैं। और इस हवाले से हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो अफ़गानिस्तान को तस्लीम
तस्लीम नहीं किया अमारात इस्लामी, जबकि जो गनी इंतज़ामिया, जो अमेरिका का इनखला हुआ गनी इंतज़ामिया जो है वो ख़त्म हुई और उसके बाद जो तालिबान है उन्होंने इक़्तिदार के ऊपर बराजमान हुए, तो उसके बाद से अब तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने बाशमुल पाकिस्तान ने उनको तस्लीम नहीं किया। हम बात करेंगे इस अमूर के ऊपर भी। ये जो अफ़गानिस्तान के जो नुमाइंदे हैं जो सरज़मीन पाकिस्तान के ऊपर तैनात किए गए हैं, क्या हमने इससे पहले देखा कि जो एक अहम इजलास होता है ईरान के अंदर, जिसकी मेज़बानी ईरान करता है, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ इजलास होता है जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हैं और वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और जिसके अंदर वो ये भी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर ईरान और अफ़गानिस्तान एक पेज के ऊपर हैं। तो इस इक़दाम के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या जो ख़ित्ते के जो ममालिक हैं इस हवाले से पाकिस्तान ने उन्हें एतमाद में लिया है, पाकिस्तान के इस इक़दाम से वो वाकिफ़ थे, और ये तमाम सूरत हाल के ऊपर जो ख़ित्ते के जो ममालिक दीगर हैं, ईरान है, चीन है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, वो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या वो भी ऐसा इक़दाम मुस्तक़बिल में करने के लिए तैयार है अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान बारहा ये दुनिया के सामने मुतालबा कर चुका है कि अगर ऐसा अफ़गानिस्तान की मदद ना की गई तो एक ऐसा इंसानी बहरान आएगा जिसके लिए जो ख़तरात हैं वो मुल्क पाकिस्तान को सबसे पहले पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में पहले से ही एक बड़ी तादाद है महाजरीन की जो यहाँ पर बस्ती है, जहाँ पर आबाद है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक वक्त में जो दहशतगर्दी की जो लड़ाई अपनी सरज़मीन में लड़ी है उसका तमाम जो कंट्रोल है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ही होता रहा, जो NDS की सरपरस्ती में होता रहा, जो भारत की सरपरस्ती में होता रहा। तो अब पाकिस्तान ने जो है अपने मुल्क पाकिस्तान से सिक्योरिटी इदारों ने इस बात को यकीनी बनाया और एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी की, और इस दहशतगर्दी के नासूर को मुल्क पाकिस्तान के सरज़मीन से जो है वो ख़त्म किया है, उन्हें भेज दिया, यहाँ से सफाया किया। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कल एक अहम मैच हुआ और पाकिस्तान ने अपनी जो जीत का जो तसलसल है वो बरकरार रखा, पहले भारत को फिर न्यूजीलैंड को और अब अफ़गानिस्तान को जो है पाकिस्तान ने शिकस्त से 2-4 किया। बड़ा सनसनीखेज़ एक मैच देखने को मिला शौकीन क्रिकेट को, जिसके अंदर कभी खुशी कभी गम वाली कैफियत भी थी, और लेकिन आसिफ अली ने 4 छक्के लगाकर मैच का जो कांसा है वो पलट दिया और पाकिस्तान को एक और फतह दिलाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन के ऊपर मौजूद होंगे ज़फ़र हाशमी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भी हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर तफसीलन बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर जो ब्रेक में जाने से पहले आपके सामने हमने रखे और हमें टेलीफोनिक लाइन के ऊपर ज्वाइन कर लिया है सैयद ज़फ़र हुसैन, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपके वक्त का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ सैयद ज़फ़र साहब ये बताइएगा, सबसे पहले हम अहम मौज़ू के ऊपर बात करेंगे, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से बात करेंगे जो कल एक अहम इजलास हुआ, 2 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसको चेयर किया और तमाम जो अहम जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो इस इजलास में शरीक रही। आपने जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो देखी। क्या समझते हैं मुल्क की जो सूरत हाल है, कल अदम जमात के जो धरने हैं, रैलियां हैं, एहतजाज हैं, निमटने के लिए हुकूमत और रियासत आपको एक पेज के ऊपर नज़र आती है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कल का जो ये इजलास था मतलब एक नहायत अहम इजलास था और जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी, और उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक तो हमें यही खबर मिली कि ये इस बात पर इत्तफाक किया गया कि ये जो धरना इस वक्त और जो एहतजाज चल रहा है तहरीक लब्बैक की जानिब से, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और मुश्तरका तौर पर इस हवाले से जो भी इक़दाम उठाए जाने हैं उनका फैसला किया गया और ये तय किया गया कि अब मज़ीद जो मोहलत है, मज़ीद जो रियायत है वो नहीं दी जाएगी। ये अच्छी बात है। हुकूमत को जो फैसले हैं वो ये एक ऐसा मसला है, आप ये देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से तकरीबन इस वक्त मुल्क में क्योस किसी कैफियत है, खुसूसन पंजाब में। पूरा पंजाब जो है GT रोड से जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई है और
ये एक ऐसा मसला है जिसको फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए, और जब तमाम अगर इदारे एक पेज पर होंगे और मिलकर मुश्तरका फैसले किए जाएंगे तो तभी इसका कोई हल जो है वो निकल सकेगा। क्योंकि सारी ये जो गड़बड़ है इसको कंट्रोल करना तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, उनको सपोर्ट करना भी इस लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस के साथ जिस किस्म का रवैया जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से अपनाया गया है, हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जहां एहतजाज करने वालों को की जाने जा रही हैं, वहां पुलिस की जाने भी जो है वो इन दो तीन रोज के दौरान जो है वो कीमती जाने जाया हुई हैं। तो ये कोई अच्छा साइन तो नहीं है इस हवाले से कि अगर पुलिस को इस तरह से मारा पीटा जाएगा तो फिर उनके लिए एहतजाज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत को इसी सिलसिले में हुकूमत ने रेंजर्स की खिदमात भी फराहम की हैं, और जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको भी लूप में लिया गया है, अगरचे वो बराह रास्त तो फील्ड में मौजूद नहीं है, लेकिन रेंजर्स की सूरत में आप ये कह सकते हैं कि फौज का भी किसी न किसी हद तक किरदार जरूर है इस मामले को कंट्रोल करने में। तो बेहतर होगा कि ये मामला हाथ से ना निकले और कोई ऐसी नौबत ना आए कि आपको फौज को बराह रास्त जो है वो बुलाना पड़े मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए। तो उससे पहले कोई ना कोई ऐसे इकदाम ले लिए जाएं जिनसे ये तहरीक जो है, ये एहतजाज जो है उसको रोका जा सके। लेकिन आप ये देखें, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हुकूमत जिस तरह से सख्ती करने जा रही है, सिर्फ ये फौज या आप कानून नाफिज करने वाले इदारों का मसला नहीं है। हुकूमत को जरा इसमें थोड़ा सा जिस किस्म का रवैया हुकूमत ने भी बहुत सख्त लाइन ले ली है, और बहुत धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक को, और उन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनका जो ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जा रही है बैरून मुल्क से। ये इस तरह का रवैया भी मेरा ख्याल है कि कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर आप इस तरह से उनमें इश्ताल पैदा करेंगे तो फिर मामला जो है वो बिगाड़ की तरफ जाएंगे, कंट्रोल की तरफ नहीं जाएंगे। तो हुकूमत को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ये भी पाकिस्तानी हैं और इस मुल्क के शहरी हैं, और फिर जो मकसद वो लेकर निकले हैं। अब सोचने की बात यह है कि हुकूमत इंसान किसको दुरुस्त कहे, वो भी जो है वो नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो भी नामूस रिसालत की बात कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है नाउजुबिल्लाह अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ इस मुल्क में ये नामूस रिसालत का मामला जो है बिल्कुल एक मजाक बनकर रह गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा हुकूमत जो है वो लचक का मुजाहरा करे, कुछ नरमी का मुजाहरा करे, उनको मुज़ाकरात के जरिए उनको कायल करने की कोशिश की जाए, ना कि आप उन पर फोर्स चढ़ा दें। पहले पुलिस को आपने लगाया, अब रेंजर्स को लगा दिया है, फिर उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि फौज की बारी आ जाए। एक तरफ तो वजीर आजम साहब का ये प्रचार होता है कि जी ताकत जो है वो ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं है, दूसरी जाने वो भरपूर ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छा, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा ज़फ़र साहब के, जिस तरह आपने कहा कि ठीक है दोनों तरफ जो है वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मगर ये क्या हम ये नहीं देख रहे, ये मुशाहिदा नहीं कर रहे कि जब हुकूमत ये कहती है कि हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, तमाम मुतालबात की बात करते हैं, तो वो एक ही मुतालबे के ऊपर आकर बाज़िद हैं। ये ठीक है कि हुकूमत ने ही वो तमाम जो चीज़ें फ़ॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिक एक जमात के हवाले कर दी और उस मुतालबे के ऊपर अमल कर लिया, मगर आवाम की अमलाक को नुकसान पहुँचाना, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, नामूस रिसालत का नारा मारना, तो हमें ये भी तो देखना है कि इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हुकूमत ने, रियासत ने अपनी रेट तो कायम करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ मुतालबात लेकर आ जाएं और हर साल में कुछ एक या दो बार आ जाएं और अपने मुतालबात कहीं ना कहीं मनवा कर आप चले जाएं और सरकारी अमलाक को और अवामी अमलाक को जो है वो नुकसान पहुँचा कर चले जाएँ। तो आप नहीं समझते कि ये वक्त आ चुका है कि रियासत को और हुकूमत को अब ये फैसला करना होगा कि ऐसे किसी को मज़हब के नाम के ऊपर सियासत नहीं करने देनी चाहिए और हमें अपना एक मौक़िफ़ अपनाना होगा और इन तमाम सूरत हाल से निमटना होगा, एक वाज़ेह पॉलिसी देनी होगी। और हुकूमत जहाँ पर जो स्टैंड कर रही है, आप समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ के ऊपर खड़ी है या कहीं ना कहीं मज़ीद जो बेहतरी की जो गुंजाइश है वो हो सकती है? क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि मज़हब के नाम के ऊपर सियासत होती है। अब तो जिस तरह आपने कहा कि नामूस रिसालत का जो मामला जो बन चुका है, ये बड़ा हसास मौजू बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों फ़रीक़ैन नामूस रिसालत के जो है वो नारे मारे हैं और गो के हर पाकिस्तानी ही और हर मुसलमान ही ये नारा जो है वो मारता है। ये अक्सरियत है मुसलमानों के मुल्क की, मगर यहाँ पर अलमिया ये हो गया है कि हर किसी को ऐसे मौजू के ऊपर बात करने से पहले अपने अकीदे को डिफ़ाइन करना पड़ता है, यानी इतना खौफ व हरास हो गया है। तो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हुकूमत को, रियासत को एक पॉलिसी तो लेनी पड़ेगी और वो जो ले रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत, मैं बिल्कुल इस चीज़ से इनकारी नहीं हूँ कि हुकूमत को इक़दाम नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल अमन अमान नाफिज करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और हुकूमत को इस हवाले से तमाम तैयारी जो है वो करनी चाहिए। लेकिन इनको किसी तरह, देखें बात यह है
कि आपने वादे किए कुछ और फिर उनसे आप पूरे करने से, वो वादे पूरे करने से इनकारी हो गए। तो ये आपको देखना चाहिए कि जहां जो चीज हुकूमत के इख्तियार में है, जो चीज हुकूमत कर सकती है, कम से कम उस हद तक तो हुकूमत को अपने वादे, वो कल जो फवाद चौधरी साहब हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी हुकूमत तो मुआहदे करती है। मतलब ये कोई बात नहीं कि हुकूमत मुआहदा करे और हुकूमत मुआहदे करके मुकर जाए। यानी आप लोगों को, अपने लोगों से झूठे वादे करते हैं, अपने लोगों से किए हुए वादे भी पूरे नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर फिर हुकूमत की इखलाकी पोजीशन क्या रह जाती है? यानी जब आप लोगों से झूठ बात करेंगे, झूठे वादे करेंगे, तो फिर आपको इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां उन पर मुकदमात खत्म करने वाली बात है, जो कोर्ट शेड्यूल में लोग हैं उनको रिहा करने वाली बात है, जो लोग पकड़े गए हैं उस पर जो है, और फिर ये जो उन्होंने उनका एक जो उनके सरबराह है साद रिजवी, उनकी रिहाई का मामला है। तो ये वो चीजें हैं जिनको बैठकर हैंडल किया जा सकता है, और कुछ ना कुछ अगर आप कुछ उनके मुतालबात पूरे करने पर आएंगे तो फिर आपकी हुकूमत की इखलाकी पोजीशन मजीद मजबूत होगी। फिर आप ये कह सकते हैं कि जी हमने तो जो इनसे वादे किए थे वो पूरे कर दिए हैं, और वादे पूरे करने के बाद उनके एहतजाज की जो है वो अब कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता। इस हवाले से फिर जब आप अवाम की तरफ देखेंगे तो अवाम में भी जो मुजाहिरीन है उनकी इखलाकी पोजीशन कमजोर होगी। मैं मुजाहिरीन के बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूं कि जिस किस्म का रवैया उन्होंने अपना रखा है, यानी ये वो तबका है जिसको जो है अमन पसंद तबका जो है वो कहा जा सकता था, या ये वो लोग हैं, ये वो जमात है जिनको ये कहा जाता था कि ये पुरतशद्दुद लोग नहीं हैं। देखने की बात ये है कि ये पुरतशद्दुद जो रवैया है उस पर ये क्यों आमादा हुए। ये सारी चीजें बैठकर जो है वो तय की जाती हैं। जितना आप तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे, आप इसको मुस्तकिल तौर पर जो है वो नहीं रोक पाएंगे। फिर कुछ अर्से बाद ऐसा होगा कि लोग जमा होंगे। जब आप ये देखें, आप इनका रवैया देखें, किस कदर वो असला बरदार हैं, सड़कों पर आ गए हैं, पुलिस को बराह रास्त किस कदर उन्होंने पंजाब पुलिस के इमलाक जो है उनको नुकसान पहुंचाया। तो इसकी वजह क्या है? क्यों इस चीज को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है? क्यों बैठकर एक कंस्ट्रक्टिव किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे? क्यों उनको इस बात पर आमादा करने की कोशिश नहीं की जा रही कि हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी, उनसे जो भी वादे किए गए हैं। जो ये वादा किया गया था कि फ्रांस के सफीर को और फ्रांस का जो मामला है उसको पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा, पार्लियामेंट में उसको डिस्कस किया जाएगा, तो क्या हर्ज है कि हमारी पार्लियामेंट जो है, हम इस कदर खौफजदा हैं फ्रांस से, हमने उसकी इतनी हेजिमनी जो है वो उसको अपने ऊपर मसल्लत कर लिया कि हम इस मामले को पार्लियामेंट में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये जिस तरह आगाज़ में बिल्कुल इसी मामले के ऊपर बात हो चुकी कि जो मुज़ाकरात, जो मुतालबात जो रखे गए थे उनके सामने, हमने देखा कि हुकूमत उसके ऊपर राज़ी थी, मगर उन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं डेडलाइन आ रहा है। अगर बात की जाए मुतालबात की और मुज़ाकरात की बात की जाए तो दोनों फ़रीक़ैन ही जो हैं वो हमें एक दूसरे की खिलाफ वर्जी जो मुतालबात की वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि उससे पहले शेख रशीद साहब ये कह चुके हैं कि मंगल तक का उन्होंने हमें टाइम दिया है, वो अपने जो मरकज़ हैं वहाँ पर वो वापस चले जाएंगे, सड़कों को बहाल कर देंगे, मगर ऐसा उनकी जानिब से भी जो है वो वादा खिलाफ़ी की गई है। तो ये तमाम सूरत हाल है, दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से डेडलाइन की गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन वजह कोई भी हो, किसी भी ऐसी जमात को जो है वो दलील बनाकर किसी भी अमल को वो नहीं कर सकते कि रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो आप असला लेकर आ जाएँ, और कानून के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको आप गोलियाँ। इसमें जो सबसे बड़ा मुतालबा एक नज़र आता था वो तो फ्रांस के हवाले से ही नज़र आता था ना। जी। और आपने वादा किया था, हुकूमत ने वादा किया था कि हम इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। मामला सारा फ्रांस के सफीर को पार्लियामेंट में ले जाके उस मसले को डिस्कस करने पर है। आपने पूरा जो सूबा है इतना बड़ा, उसके अवाम को आपने एक सूली पर लटका रखा है, और आप ये उनको कमिटमेंट नहीं दे सकते। पार्लियामेंट में बहुत सी चीजें जाती हैं, डिस्कस होती हैं, उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी। अब तो वो उस मुतालबे से भी हट गए कि नहीं जी फ्रांस के सफीर को निकालना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अपोजिशन जमातें भी इस मामले के ऊपर जी, वजीर दाखिला ने ये कहा कि फ्रांस के सफीर मौजूद नहीं है, फ्रांस के सफीर किसी भी वजह से जो है वो वापस जा सकते हैं, लेकिन एक जो मुतालबा था कि जी उनको निकालने का, उन्हें निकाला तो नहीं गया ना मुल्क से। मुमकिन है कि उनकी हुकूमत ने खुद एहतियाती तौर पर वापस बुला लिया हो, या वो खुद छुट्टियों पर गए हुए हो, तो अभी उनको वो पोजीशन तो नहीं है कि हमने, पाकिस्तान ने फ्रांस के सफीर को मुल्क से जो है वो निकाल दिया। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप पार्लियामेंट में लेकर जाएं, पार्लियामेंट में डिस्कस करें इतने से मामले पर, इस बात पर सही
आपने 2 हफ्तों से जो है वो एक मुल्क का एक मजाक बना रखा है, दुनिया भर में जग हसाई हो रही है और नामूस रिसालत और नाउजुबिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है ये सारा कुछ दोनों तरफ से तशद्दुद। बिल्कुल जफर साहब, या इस मामले के ऊपर आपका जो मौक़िफ़ है वो आ गया है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, हुकूमत को बेहतर तरीके से डील करना चाहिए था, और जहाँ तक पार्लियामेंट में डिस्कस करने की बात है अपोजिशन जमातें भी हुकूमती जमात के साथ खड़ी हुई नज़र आती है, बल्कि कल ज़ुबैर साहब ये कह रहे थे कि आप ले आएँ, हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत की भी मिसमैनेजमेंट है। खैर बढ़ते हैं अगले मौजू की जानिब और हम बात करेंगे अब महंगाई के हवाले से। हमने देखा कि एक तरफ तो कालम जमात का जो धरना रैलियाँ हमने उसके ऊपर तो बात कर ली, पीडीएम के हवाले से भी आप क्या कहेंगे कि महंगाई के खिलाफ वो सड़कों पर आगे पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कि कल ही ऐलान किया, और कल हमने देखा कि कहीं ना कहीं रैलियाँ धरने जलसे जो हैं वो हमें होते हुए नजर आए, और पीडीएम पहले से ही महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है अवामी हिमायत हासिल करने के लिए। आपको लगता है कि इन तमाम तर चीज़ों के अंदर पीडीएम मुल्क की अपोजिशन जो जमातें हैं वो इस मरहले में आकर अवाम की हिमायत हासिल कर लेंगे, और अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म में या पीपल्स पार्टी के साथ आपको खड़ी हुई नजर आएगी? देखिए, बात यह है कि महंगाई एक ऐसा इशू है जिसको हमने कभी कम होता नहीं देखा। इस मुल्क में तो लोग कहते हैं कि जब एक दफा किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो वो फिर कम होती जो है वो कभी भी दिखाई नहीं दी है। महंगाई हर दौर में रही है, पिछली हुकूमतों के जमातों के अदवार में भी महंगाई थी, लोग हमें अच्छी तरह याद है, लोग उस वक्त भी महंगाई का रोना रोया करते थे और आज भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। हाँ, ये इस वक्त हालात जो हैं वो कुछ गैर मामूली नजर आ रहे हैं महंगाई के हवाले से, और जिस तेजी से इस दौर में महंगाई बढ़ी है उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और आप जहां तक पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के एहतजाज की बात कर रहे हैं तो उन्हें तो एक इशू चाहिए था, वो इस इशू को लेकर बाहर निकले हैं, लेकिन उन्हें अवाम की जानिब से कोई इतनी सपोर्ट इस सिलसिले में दिखाई मुझे तो नहीं दे रही। मैंने नहीं देखा कि किसी जमात ने कोई बहुत बड़ा मुजाहरा किया और ऐसा मुजाहरा देखने में आया जो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन जाए, और हुकूमत जो है वो सर जोड़ कर बैठ जाए कि जी महंगाई किस तरह से कम करनी है। हुकूमत को खुद इस बात का एहसास है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से भी, खुद वज़ीर आज़म की जानिब से भी बार बार इस बात का जिक्र सुनते चले आए हैं, और उनको और वज़ीर आज़म जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और वो मुख्तलिफ इजलासों के ज़रिए गाए बगाए इस मसले का जायजा लेते भी रहते हैं। कुछ इक़दाम का ऐलान जो है वो भी देखने में आया। महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, आप देखें कि इसमें ज़्यादातर तो किरदार पेट्रोल प्राइसेस का है। फिर हमारी हुकूमत जो रुपए की कदर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो भी एक महंगाई की बहुत बड़ी वजह है। आज अच्छी खबर एक कल से ये सुनने में आई है कि रुपए का जो डॉलर जो है वो कुछ सस्ता होना शुरू हुआ है, रुपए की कदर बढ़ी है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हुकूमत की एक तो इंटरनेशनल फिनोमिना जरूर है, लेकिन थोड़ी सी हुकूमत की भी मिसमैनेजमेंट है, कुछ कमजोरी है, कुछ इंतजामी कमजोरियां, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग मसनूई महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा पैदा कर लेते हैं। हर कोई कोई जो है वो अपनी कीमतें लगाकर बाजार में बैठ जाता है। ये चीज असल में देखने की जरूरत है और इस पे हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए और कोई जो सिस्टम है उसको मौसर बनाना चाहिए ताकि जो मसनूई महंगाई है उसको रोका जा सके। मैं इस मामले के ऊपर आऊँगा कि ये हुकूमती जो फैसले हैं और हुकूमती जो इक़दाम है उस हवाले से, महंगाई के हवाले से, मगर मैं सबसे पहले अपोजिशन के किरदार को ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि हमने ये देखा कि पीडीएम जो है वो ऐलान तो कर रही है, पीपल्स पार्टी भी ऐलान कर रही है। आप नहीं देख रहे कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, तो इन जलसों में, इन धरनों में, रैलियों के अंदर जो महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जो किए जा रहे हैं महंगाई को लेकर, इसमें जो क़यादत है वो हमें गायब नज़र आ रही है। अभी तक कोई ऐसा जलसा नहीं हुआ महंगाई के हवाले से जिसकी क़यादत जो है मरीम नवाज़ ने की हो या शहबाज शरीफ साहब ने की हो। ऐलानात आ रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि मुस्लिम लीग नून भी खुद ही एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, बयानात की हद तक फ़कत महदूद है और अपने जो कारकुनान हैं उन्हीं को फ़कत कहा जा रहा है कि आप जलसे करें और आप रैलियाँ करें, तो ऐसी सूरत हाल में आवाम उनके साथ कैसे निकलेगी? जी, मैंने जैसे कि आपको कहा कि कोई मुझे इतना बड़ा मुजाहरा जो है वो गुज़िश्ता दिनों के दौरान दिखाई नहीं दिया और इसकी वजह यही है कि लीडरशिप जो है वो संजीदा नहीं है। पीडीएम जो है उसके अंदर अपने अंदर कोई यकजहती हमें दिखाई नहीं देती। फिर खुद जो पीडीएम की सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर भी कोई हमें यकजहती दिखाई नहीं देती। तो जब तक एक यकजहती नहीं होगी, तमाम लीडर्स जो है वो मिलकर नहीं चलेंगे, तो हुकूमत के लिए वो कोई मसला पैदा नहीं कर सकते। और अवाम जो है वो इनकी सियासत से भी अच्छी तरह आगाह है और अवाम ये जानते हैं कि इनके दौर में भी महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा रही है। फिर दूसरा आप ये भी देखें कि अब ये भी कहा जाता है कि अवाम के पास अब इतना वक्त ही नहीं है, उनको इतने मसाइल में फंसा दिया गया है कि वो बाहर सड़कों पर निकलकर मुजाहरे करें। और इस हवाले से कोई वाज़ेह पैगाम अपोजिशन के पास भी नहीं है
कि वो ये बताएं कि किस तरह से महंगाई को जो है वो कम किया जा सकता है। आप पेट्रोल की कीमत को बढ़ते हुए किस तरह से रोक सकते हैं? हम हमारे इख्तियार में तो ये मामला है नहीं। तो ज्यादातर जो हुकूमत अगर खुद चाहे तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन जो है वो इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत के लिए कोई दबाव पैदा कर सके, उनको इस बात पर मजबूर कर सके कि वो किसी तरह से महंगाई में कमी लाए। महंगाई में कमी हुकूमत को अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करके हुकूमत कर सकती है। और अच्छा, हुकूमत की जहाँ तक हम बात कर लेते हैं इस मौजू के हवाले से कि आपने कहा कि हुकूमत को अपनी गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। हम ये देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लेकर जितने भी जो वफाकी वज़रा हैं, सूबाई वज़रा हैं, वो एतराफ़ तो कर लेते हैं और कह देते हैं कि जी महंगाई बहुत है, हम कर रहे हैं, हम टारगेट सब्सिडी भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं, हम वो फलां भी दे रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, मगर अमली इकदाम हमें इस तरह से नज़र नहीं आते। एक मुल्क जिसकी अपनी ही पैदावार गंदम हो, चीनी हो, वो भी बाहर से हमें मंगवानी पड़ती है, उसके ऊपर सब्सिडी भी ले ली जाती है, शुगर मालकान की जानिब से कमीशन रिपोर्ट फ़कत निकाल दी जाती है, मगर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती। आवाम तो अभी भी महंगी चीनी ख़रीदने पर मजबूर है, आवाम अभी भी महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर है, जो इस मुल्क की अपनी पैदावार है, चावल अपनी पैदावार है, मगर आवाम को जो महंगे दामों सारी जो अशया ख़ुरोनोश हैं वो मुयस्सर हैं। इस तमाम अमूर के ऊपर भी मैं आपका जो है वो जवाब लूँगा, मगर यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से और हुकूमती इक़दामात और महंगाई को ही लेकर PDM की जानिब से और मुल्क की जो अपोजिशन जो जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए। इन तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सैयद ज़फ़र हुसैन सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि जिस ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया कि हुकूमत एतराफ़ तो कर लेती है मगर इक़दामात की हमें वाज़ेह कमी नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें हुकूमत एक तरफ तो हुकूमत का प्रचार, अगरचे हम ये भी सुनते हैं कि वज़ीर आज़म को महंगाई की बहुत फिक्र है, वो कम करना चाहते हैं महंगाई का बोझ अवाम पर से, फिर उनका ये भी दावा है कि जी देखें महंगाई में सिर्फ इस वक्त अगर कोई पिस रहा है तो वो है तनख्वाहदार तबका। बाकी वो उनकी जानिब से बहुत सी मिसालें दी जाती हैं कि फलां चीज़ की फ़रोख्त, ट्रैक्टरों की फ़रोख्त में इजाफा हो गया, मोटरसाइकिल की फ़रोख्त में इजाफा हो गया, गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा हो गया, किसान को जो है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अपनी फसलों की कीमतें मिल गई, किसान बहुत खुशहाल हो रहा है। तो जब हुकूमत के अंदर इस हवाले से कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं होगी, देखें बहुत सारे ना तो किसान हैं, ना सारे लोग जो हैं वो ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, ना सारे लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। इस मुल्क की बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुतवस्सित तबका है। मुतवस्सित तबका कारोबारी तबके में भी मौजूद है, सरकारी मुलाजमतों में भी मौजूद है, निजी मुलाजमतों में भी मौजूद है। तो एक आवाम का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस महंगाई से परेशान है। आपको उनका जब तक आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप महंगाई के लिए कोई संजीदा कोशिशें नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आपने अपनी गुफ्तगू में ये जिक्र किया था कि जी गंदम की कीमत, चीनी की कीमत, चावलों की, एक सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे यहाँ स्मगलिंग का भी है। आप जब तक स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे, जिस तरह से चीज़ें बाहर चली जाती हैं, आप इसको जो है वो रोकना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्मगलिंग नहीं रोकेगी और मार्केट में वाफिर जो है वो चीज़ें मौजूद नहीं होंगी, उस वक्त तक महंगाई जो है उसको रोका नहीं जा सकता। लिहाजा मैंने ये कहा कि हुकूमत को अपनी मैनेजमेंट को दुरुस्त करना होगा। इस तरफ हुकूमत में जो है बहुत सी कमजोरियां दिखाई देती हैं और महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मसनूई महंगाई भी है कि आप किसी भी मार्केट में किसी के पास भी चले जाएं तो हर कोई डॉलर का और पेट्रोल का बहाना बनाकर अपनी चीज की कीमत को बढ़ाकर बैठा हुआ है। तो ये भी एक चीज देखने वाली है। फिर ये जिस तरह से आप ये देखें, अब हुकूमत ने बिजली की जो है वो, कल हमने ये सुना कि बिजली की कीमतों में मजीद जो है वो इजाफा किया जा रहा है। नवंबर में जो है इस हवाले से फैसला सामने आ जाएगा। चंद दिन पहले भी बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। बिजली की कीमतें मुसलसल महंगी हो रही हैं। फिर आपने ये गैस की कीमतें जो है उनमें इजाफे का ऐलान कर रखा है। अब सर्दियों के महीने में तो आपको गैस दस्तयाब ही नहीं होनी। तो ये जो चीजें हैं इनको भी देखने की जरूरत है कि किस तरह से, अगर आप जाहिर है ये बिजली आपकी सनतों को महंगी मिलेगी, गैस महंगी मिलेगी, तो वहां से भी पैदावार जो निकलेगी वो महंगी होगी और वो फिर उसका अल्टीमेटली जो उसका असर है वो आवाम पर पड़ेगा। आवाम को महंगे दामों अशिया खरीदनी पड़ेंगी। तो ये सारी वो चीजें हैं जिन पर एक जामे हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। अब तक इस हवाले से हुकूमत जो है, हुकूमत ने हर चीज, जैसे पहले पैसे रुपए के हवाले से कहा गया कि जी पिछली हुकूमत जो है वो मसनूई तरीके से इसको कंट्रोल करती रही, अब रुपए की कीमत को मार्केट के उस पर छोड़ दिया गया है। तो ये चीजें नहीं होती। ये हुकूमत को देखना चाहिए और आप इस चीज को महसूस करते होंगे यकीनन
यही वो वजह है जिसकी वजह से अब हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है उसमें बहुत तेजी से कमी वाक़ हुई है। तो वज़ीर आज़म साहब को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें अगला इलेक्शन लड़ना है और उसमें कामयाबी हासिल करनी है तो फिर अवाम को रिलीफ जो है वो देना पड़ेगा। और बहुत सा आप इसमें इक़दाम कर सकते हैं, अपनी जो हुकूमती मशीनरी है उसके इस्तेमाल के जरिए महंगाई को बड़ी हद तक उसमें कमी लाई जा सकती है। तो इस जानिब सोचना चाहिए, अगर आप पेट्रोल की कीमत आपकी कंट्रोल में नहीं है या रुपए की कीमत को कंट्रोल करने में मुश्किल को पेश आ रही है, तो फिर दूसरी जानिब आप ये देखें कि जो ये मसनूई महंगाई करने की कोशिश की जाती है, कम से कम इसी को ही कंट्रोल कर लिया जाए, मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है उसको मौसर किया जाए, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। यही नुक्ता है कि हुकूमत एतराफ़ कर लेती है मगर इक़दाम जो है हमें उस तरह से नज़र नहीं आते। जिस तरह कि आपने देखा होगा कि हालिया दिनों के अंदर हुकूमत की जानिब से फिर ये एक ऐलान किया गया कि हम जो है वो टारगेटेड सब्सिडी देंगे। ये सभी जानते हैं कि जो महंगाई का जो अंसर इस वक्त पूरी दुनिया में होगा, लेकिन जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस महंगाई के अंसर से जो अफराद जो मुतासिर होते हैं वो आपका मिडिल क्लास तबका ही है, तनख्वाहदार तबका ही है। हमने ये देखा कि चाहे एलीट क्लास हो या उससे नीचे वाली जो मिडिल क्लास है, जो नीचे वाली अगर हम डिवीज़न कर लें क्लास हो, तो उस हवाले से अगर मिडिल क्लास भी अगर किसी चीज़ तनख्वाहदार तबका किसी फ़र्द से कोई चीज़ लेने जाता है तो वो अफराद तो महंगाई को बाईपास कर देते हैं। मगर अगर जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करना है वो किराया 5 लेता था तो 10 रुपये ले लेगा, ये पेट्रोल का कह के कि पेट्रोल महंगा हो गया। अगर किसी वो रेडी वाले से फ्रूट लेने जाता है तो अगर वो 100 रुपये का मिलता था वो 200 रुपया ले लेगा। तो वो तो महंगाई ऐसे अफराद बाईपास कर देते हैं। मुतासिर तो तनख्वाहदार तबका ही होगा। टारगेटेड सब्सिडी ये ऐलान है या वाकई कमनी मैदान में हमें ये चीज़ नज़र भी आएगी? देखिए, टारगेटेड सब्सिडी आपने कहा कि इस मुल्क की आबादी जो 22 करोड़ से ज्यादा की है। टारगेटेड सब्सिडी आप कह रहे हैं कि जी हम 1.5 करोड़ खानदानों को देंगे। चले आप 1.5 करोड़ खानदानों को आपने सब्सिडी दी, उसमें आप बहुत भी आप किसी को मुस्तफीद करेंगे तो 2 करोड़ को कर लेंगे, 2.5 करोड़ को कर लेंगे, तो बाकी 18-20 करोड़ का क्या कसूर है? उसमें अमीर तबका कितना है? उसमें जो आप ये देखें कि मुतवस्सित तबका कितना है? बाकी लोगों का क्या कसूर है कि आप 1.5 करोड़ को सब्सिडी दे देंगे तो इसका मतलब है कि मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी? ये तो एक आर्जी सा इकदाम है ना। आप आर्जी इकदाम करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। इस वक्त जरूरत है मौसर इकदाम करने की, चीजों की अशिया में हकीकी तौर पर कमी लाने की। आप ये जब तक बिजली महंगी करते रहेंगे, जब तक गैस को महंगा करते रहेंगे तो इस मुल्क में महंगाई कम नहीं हो सकती। इस तरफ भी देखने की जरूरत है, इस तरफ भी सोचने की जरूरत है। गर्दिशी कर्जा जो है हुकूमत वो आज तक कंट्रोल नहीं कर पाई है और अब मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई 11,000 अरब जो है उसका इजाफा इस गर्दिशी कर्जे में हुआ है। तो इस जानिब जो है ये क्यों तवज्जो नहीं दी गई कि इस गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए भी कुछ मौसर ऐसे इकदाम किए जाएं जिनके जरिए ये वो चीजें हैं। देखें ना, आप पेट्रोल की कीमत कम कंट्रोल आपके बस में नहीं है, रुपए की कदर को आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, गैस की कीमतों को आप नहीं कंट्रोल में रख पा रहे हैं, बिजली का कीमतें आपके कंट्रोल में नहीं है, गर्दिशी कर्जा जो है वो मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर हुकूमत कहाँ है? हुकूमत तो फिर हमें यही देख रहे हैं कि नजर आ रहा है कि हुकूमत सिर्फ महंगाई करने के लिए रह गई है और बाकी आवाम को जो है वो हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया कि हाँ जी कभी जाकर अगर मार्केट में रुपए की कदर ठीक हो गई तो बस आपको रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपको महंगाई का ही सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत हमें तमाम गवर्नेंस के मामलात के ऊपर जो है वो उस तरह से वही बात है कि एतराफ़ तो हो रहे हैं मगर इकदाम नहीं हो रहा। रज़ा बाकर की स्टेटमेंट भी आपके सामने है कि जिस तरह उन्होंने कुछ अफराद को, कुछ ख़ानदान की हद तक बात की कि डॉलर ऊपर जाता है तो किसी हद तक जो है वो लोगों को फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है यकीनी तौर पर, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं अगले अपने प्रोग्राम के मौजू की जानिब और हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी हुआ, यकीनी तौर पर वो एक अहम मौजू सर फहरिस्त रहा है। मगर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जब से काबुल में अफगान तालिबान आए हैं, दुनिया तस्लीम करने ना करने के हवाले से भी बयानात हमारे सामने आ रहे हैं और यूरोप तो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है, अमेरिका ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हम बयानात से नहीं, हम इक़दामात से तयन करेंगे फिर इन्हें तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान दुनिया को ये कह रहा है कि इंसानी बहरान जन्म ले सकता है बहुत बड़ी तादाद में और उसका जो असर है वो पाकिस्तान पर पड़ सकता है। और अफगान तालिबान भी ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि उनकी जो सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ बाशमूल पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मगर हमने हालिया कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसके अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के जवानों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया है। कहीं ना कहीं TTP का भी किरदार हमें नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे अपने मुतालबात तो रख रहा है कि आप अपनी रिट पूरे मुल्क के अंदर कायम करें। अफगान तालिबान इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो अपनी पूरी जो रिट है वो पूरे अफगानिस्तान के अंदर रख सकेंगे? जी देखें, अभी तक जो रवैया अफगान तालिबान की जानिब से नजर आ रहा है उसमें बहुत सी आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने माजी से उनका जो इस वक्त जो आप कह लें कि रवैया है वो बहुत मुख्तलिफ है। और शायद जितने अरसे उन्होंने ये सारा अमेरिका के साथ अरसा जंग में गुजारा है उसमें शायद उन्होंने बहुत तजर्बा हासिल कर लिया और माजी से भी वो ऐसा नजर आता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि आप ये देखें कि एक मुख्तलिफ किस्म के इस दफ़ा ये तालिबान जो हैं ये नज़र आ रहे हैं, जो हकूक़ की भी बात कर रहे हैं, जो लोगों को काम करने का मौका भी फराहम कर रहे हैं, जो ख़वातीन के हवाले से भी उस तरह का रिजिड रवैया नहीं रखते जो माजी में इनकी जानिब से रखा गया था। तो अब आप अमेरिका हो या यूरोप हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत जल्दी जो है वो तालिबान को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा किसी की जानिब से ऐसा रवैया भी नजर नहीं आ रहा कि जिसमें किसी ने ये कहा हो कि नहीं हम तालिबान को कतई तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। सब लोग ये कह रहे हैं कि हम उनका रवैया देखेंगे और रवैये में बहुत ज्यादा तब्दीली है। आप ये कह सकते हैं कि उनके रवैये में इस दफा लचक मौजूद है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को जो तवील अरसे से खाना जंगी की कैफियत का शिकार था, बैरूनी तसल्लुत का शिकार था, उसको अब किसी बेहतर सिमत में लाया जाए, बेहतर पोजीशन पर लाया जाए, लोगों को हकूक दिए जाएं, लोगों को जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जाए। तो फिलहाल तो अभी उनकी जानिब से उनका इस दफा तालिबान नजर आ रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। देखें वक्त के साथ साथ उनकी जानिब से ऐसे इक़दाम भी हैं, वो दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर भी रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो दुनिया के साथ मिलकर चलें। तो इस दफा थोड़ा सा वक्त लगेगा कुछ, और मजीद अगर उनकी जानिब से कुछ बेहतर इक़दाम देखने में आए और मौसर हुकूमत को देखने में आई तो यकीनन दुनिया जो है वो उनको तस्लीम करेगी कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया उनके साथ लड़ कर थक भी गई है। तो अच्छा, दुनिया ने अभी तक वाज़ेह पॉलिसी तो नहीं अपनाई तस्लीम करने के हवाले से अफगान तालिबान को अमारात इस्लामी के तौर पर, मगर इससे पहले वाज़ेह पॉलिसी उनकी यही है। सबने ये कहा कि हम उनका रवैया देखेंगे, वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर यही देख लें कि आप मतलब इसमें कहीं कोई इस तरह की सख्ती इस मौक़िफ़ में मौजूद नहीं है कि कोई ये कह दे कि नहीं हमने तो कभी इनको तस्लीम ही नहीं करना। तो सबसे बड़ी बात तो ये आप देखें कि एक पॉजिटिव साइन ये है कि उन्होंने कहा कि हम इनके इक़दामात को, इनकी हुकूमत के तरीक़ाकार को, इनके रवैये को देखकर फैसला करेंगे क्या ये अपने लोगों को इंसानी हकूक देते हैं पूरी तरह से या नहीं देते, या नाजायज़ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अब ये देखें कि तालिबान जो हैं वो तो ख़वातीन को मुलाजमत के मौक़े भी फराहम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई जाती है दुनिया में उठाई जा रही है वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से है। तो आप ये देखें कि वो ख़वातीन को मुलाजमत के मौक़े भी फराहम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पर भी इस तरह की कोई पाबंदियां जो माजी में हमने इनको देखा जिस तरह से वो अब नज़र नहीं आ रही हैं। तो वो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के इक़दाम के। अच्छा, ये जो दुनिया जो हमारे पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाती है कि आपने बिलखसूस अगर बात की जाए भारत प्रोपेगेंडा भी एक मुनज़्ज़म अंदाज में करता रहा हमारे सामने, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि कल खबर भी आती है अफगान जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जो सफ़ीर है तालिबान की जानिब से नुमाइंदे जो हैं उनको भी नामज़द किया गया है, भेजा गया है। तो ये जो हालिया दिनों के अंदर जो ईरान ने जिससे मुज़ाकरात की जो मेज़बानी की है अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, जो अहम एक इजलास भी था जिसके अंदर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी गए, पाकिस्तान ने अपने ख़ित्ते के ममालिक को इस इक़दाम से मुतल्लिक जो है वो आप समझते हैं कि इन लूप में लिया होगा और ये तमाम जो चीज़ें ख़ित्ते के ममालिक जो हैं वो भी ऐसी चीज़ों की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इक़दामात हैं कि ख़ित्ते के ममालिक अब संजीदा हैं कि अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान की अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो सबसे पहले ये ख़ित्ते के ममालिक ही हैं जो मुतासिर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें ना, बिल्कुल ये अफगानिस्तान का मसला जो है वो आलमी अमन से जुड़ा हुआ है, खित्ते के अमन से जुड़ा हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क को पर असर पड़ता है तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक उनका बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए कि सपोर्टर बना हुआ है, मुबस्सिर बना हुआ है, उनके पैगामात जो है वो दुनिया भर में लेके जा रहा है और पाकिस्तान का इस हवाले से बहुत अहम रोल है कि आप ये देखें चाहे वज़ीर आज़म हो या हमारे वज़ीर ख़ारजा हो, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो तो उनके सबसे ज़्यादा सपोर्टर नज़र आते हैं और वो दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं। हमारी फ़ौज भी पाकिस्तान पूरी दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन के ऊपर मौजूद थे सैयद ज़फ़र हुसैन, सीनियर सहाफ़ी, तज़ा निगार। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।